आज का हमारा टॉपिक है द मिल ऑन द फ्लॉस। द मिल ऑन द फ्लॉस नॉवल को लिखा है जॉर्ज इलियट ने। इनका असल नेम था मैरी एन इवेंट्स और इनका पेन नेम था जॉर्ज इलियट। क्योंकि जिस ज़माने में ये लिख रही थी उस ज़माने में औरतों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी कि वो अपना पेन नेम अपना रियल नेम के ऊपर रखें, जिसकी वजह से वो अपने नेम को जो है ना छुपा लेती थी। या तो जितने भी कहा जाता है कि अनोनमस राइटर्स हैं हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो सारी के सारी औरतें थी, क्योंकि इनको इतने ज़्यादा फ्रीडम नहीं था, जिसकी वजह से या तो ये अपना नाम चेंज कर लेती थी, जैसे कि मर्दों के नाम होते हैं उस तरीके के रख लेती थी, या फिर ये अनोनमसली अपने जो राइटिंग्स हैं उनको पब्लिश करवाया करती थी। अब ये जो द मिल ऑन द फ्लॉस है इसको लिखा था जॉर्ज इलियट यानी कि मैरी एन इवेंट्स ने, जिसको पब्लिश किया गया था 1860 में। आज हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे कि आखिर इस कहानी में है क्या। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लिव्स ऑफ सिबलिंग्स टॉम एंड मैगी टूलिवर। अब स्टोरी में दो बहन भाई दिखाए गए हैं, एक का नाम है टॉम टूलिवर और एक का नाम है मैगी टूलिवर, हु ग्रो अप इन अ रूरल मिल टाउन इन इंग्लैंड, जो कि बड़े हुए हैं इंग्लैंड में एक रूरल टाउन है जिसका नाम है मिल। देयर फादर मिस्टर टूलिवर इज़ द ओनर ऑफ डोरक्लॉट मिल। अब इनका फादर कौन है? इनके फादर के बारे में हमें पता चलता है कि वो डोरक्लॉट मिल का ओनर है, यानी कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। बट ही फेसेस फाइनेंशियल ट्रबल्स ड्यू टू अ लीगल डिस्प्यूट विद द वेल्थी वैकम फैमिली ओवर वाटर राइट्स। अब क्या होता है, इन दोनों का जो बाप है, ठीक है, मिस्टर टूलिवर, उसका झगड़ा हो जाता है एक वैकम नामी फैमिली है उसके साथ पानी के ऊपर, जिसकी वजह से उसे लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है, यानी उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो डाउन चली जाती है। मैगी इज़ पोर्ट्रेड एज इंटेलिजेंट एंड इमेजिनेटिव। अब मैगी को कैसे दिखाया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, लेकिन क्या है कि उसका ये जो इंटेलिजेंट होना है वो किसी खाते में नहीं आता, क्योंकि उसको जो है ना एजुकेशन हासिल करने का कोई राइट नहीं है। वो जिस ज़माने में है उस ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ जो लड़के हैं उन्हीं को ही तालीम दी जाती है, उन्हीं को एजुकेशन का हक है, वही बाहर जा सकते हैं, जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर में रहती हैं। वाइल टॉम इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड कन्वेंशनल। अब टॉम क्या है, टॉम ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कन्वेंशनल है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस दे शेयर अ स्ट्रॉन्ग सिबलिंग बॉन्ड। हाँ, उनके पेरेंट्स उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस करते थे, सोसाइटी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस करती थी, लेकिन ये जो दोनों बहन भाई हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए थे, यानी एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से प्यार से पेश आते थे। एज दे ग्रो ओल्डर मैगीज इंडिपेंडेंट स्पिरिट क्लैशेस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी लीडिंग टू टेंशन विद द फैमिली। जैसे जैसे मैगी बड़ी होती है उसे पता चलता जाता है कि सोसाइटी उसके साथ क्या कर रही है। उस वक्त का जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पर जॉर्ज इलियट ने दिखाने की कोशिश की है कि उस ज़माने में औरत के साथ क्या किया जाता था। तो मैगी डिप्रेशन में चली जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है, क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो इसको ऐसे ट्रीट नहीं कर रही होती जैसे कि इसके भाई को ट्रीट किया जा रहा होता है। इसका जो भाई है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो मैगी है वो डिपेंडेंट हो जाती है उन डिसीजंस के ऊपर जो इसका फादर इसके लिए लेता है, जो इसका ब्रदर इसके लिए लेता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट है, तो ये चाहती है कि ये आज़ाद घूमे, लेकिन इसकी सोसाइटी और इसकी फैमिली इसको इंडिपेंडेंट होने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। मैगी फॉर्म्स अ क्लोज फ्रेंडशिप विद फिलिप वैकम। अब मैगी की दोस्ती होती है, जब जाहिर है बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलेगा तो वो बाहर ही दोस्तियां ढूंढेगा, बाहर ही जो है ना वो फ्रेंडशिप करेगा, और मतलब उसका सारा जो डिपेंडेंट है वो बाहर के लोग हो जाएंगे। तो मैगी ने भी इसी तरह दोस्ती की थी फिलिप वैकम नामी लड़के से, द सन ऑफ द वैकम फैमिली। ये वही फैमिली है जिसके साथ मैगी के जो फादर हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वाटर की वजह से। डिस्पाइट द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन देयर फैमिलीज़, के इनके जो फैमिलीज़ हैं उनके दरमियान में एक बहुत ज़्यादा मतलब तनाज़ा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। दिस फ्रेंडशिप कॉम्प्लिकेट्स मैटर्स फर्दर। अब इस फ्रेंडशिप की वजह से वो जो मैटर हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। एज फिलिप इज सीन एज अनसुइटेबल बाय बोथ फैमिलीज ड्यू टू हिज फिजिकल डिसेबिलिटी। अब फिलिप क्या है, फिलिप जो है ना वो थोड़ा सा डिसेबल होता है, मतलब वो माजूर टाइप होता है, फिजिकल जो है ना वो
उसको डिसेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो दोनों फैमिलीज़ हैं वो ये नहीं चाहती कि इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो और आगे बढ़े। इस वजह से दोनों को अवेयर किया जाता है कि अभी भी टाइम है, पीछे हट जाओ। एज द स्टोरी प्रोग्रेस मैगी बिकम्स रोमांटिकली इन्वॉल्व विद फिलिप। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मैगी रोमांटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है फिलिप के साथ। बट सोसाइटल प्रेशर एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस फोर्स हर टू सप्रेस हर फीलिंग्स। लेकिन उसकी सोसाइटी उसको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो जाकर अपनी जो मोहब्बत है, अपना जो लव है उसका इजहार करे, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताए फिलिप को। और ना ही उसकी फैमिली इस तरीके के मैटर्स को सपोर्ट करती है। मीनवाइल शी आल्सो फेसेस रोमांटिक एडवांसेस फ्रॉम स्टीफन गस्ट, अ चार्मिंग बट शैलो शूटर। अब क्या होता है कि उसकी जो फीलिंग्स है, जब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली उसको फिलिप की तरफ नहीं जाने दे रही, तो उसको एक और इंसान नज़र आता है जिसका नाम होता है स्टीफन। अब वो स्टीफन की तरफ से जो है ना अपने थोड़े जो ख्याल हैं उनको बदल लेती है। उसको लगता है कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है क्योंकि वो थोड़ा सा अमीर होता है। अल्टीमेटली मैगीज डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड लव क्लैश विद द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली लॉयल्टी। अब मैगी क्या करती है, मैगी को जब ये पता चलता है कि मेरे अंदर वो स्पिरिट है कि मैं जो ना अपने लिए लड़ सकती हूँ, अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, वो सोसाइटी और अपनी जो फैमिली है उसके खिलाफ हो जाती है। वो जो है ना इनके रूल्स को तोड़ने का सोच लेती हैं। Tragic events unfold, leading to a dramatic conclusion that explores themes of fate, morality, and the conflict between individual desires and societal expectations. अब यहीं पर कहानी में कुछ ट्रैजिक इवेंट्स आते हैं, ठीक है। ट्रैजिक इवेंट्स कैसे आते हैं कि जो मैगी है वो कहीं घूमने जा रही होती है और साथ में उसके जो है ना वो स्टीफन होता है, उनकी जो बोट है वो वहाँ पे फंस जाती है, मतलब एक रात वहीं पे गुजारती है। फिर वहाँ से जब वापस आती है तो क्या होता है कि उसका जो उसकी जो सोसाइटी होती है और उसकी जो फैमिली होती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको बाहर भेज देते हैं, किसी और गाँव में चली जाती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है, मतलब कि जो है ना वहाँ पर गांव में तूफान आया हुआ है। वो बोट लेकर आती है अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन दोनों क्या होते हैं वहीं पर डूब जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इन सारे ट्रैजिक इवेंट से कौन से थीम्स मिले, एक ड्रामेटिक कंक्लूजन मिला जो हमें लेकर गया उन थीम्स की तरफ जिसमें फेट, मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल डिज़ायर्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस सब ने मिलकर जो है ना एक स्टोरी बनाई, हमें एक प्लॉट दिया जिसके अंदर जो है ना हमने ढूंढा कि आखिर द मिल ऑन द फ्लॉस है क्या चीज़। मिल जहाँ पर इसका फादर काम करता था, फ्लॉस जो है ना उस रिवर का नाम था। अब क्या हुआ कि उसी रिवर में जो है ना ये दोनों डूब गए क्योंकि तूफान आया था। In the end, the novel concludes with a devastating flood that symbolized the destructive forces of nature and fate, bringing the story of the Tulliver family to a poignant and tragic end। कि क्या हुआ लास्ट में, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। नेचर ने अपना ताकत दिखाया, इंसान ने जितना भी अपना फ्री विल यूज़ किया उसके फेट के सामने वो कुछ भी जो है ना नहीं हुआ और आखिरकार जो नेचर है वो जीत गई और दोनों की डेथ हो गई। इस तरीके से जो हमारी ये ट्रैजिक स्टोरी है इसकी दी एंड हो गई।